नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, कल हमने बातें बाजार की पर एक सेशन किया था जिसमें आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि ट्रंप के साथ भारत का जो नेगोशिएशन चल रहा है वो होपफुली 9 जुलाई से पहले पहले आकार ले लेगा। अब मुश्किल से 7 दिन बचे हैं और 7 दिन की आने से पहले पहले देश में चिंता इस बात की होने लगी है कि कहीं ट्रंप भारत के ऊपर यह प्रेशर ना डाल दें कि हम जीएम फसलों के लिए इनके साथ तैयार हो जाएं। अब ये जीएम फसलें क्या होती हैं, कल हमने अपने सेशन में कुछ जानकारी दी थी, लेकिन आज हम आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि विशेष रूप से कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसको लेकर भारत अड़ा हुआ है और दिक्कत क्या है असल मायने में जीएम फसलों के साथ। थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो होगा तो आप लोग उस तरह से आज इस बारे में डिटेल से जानेंगे। अपडेट के रूप में जानकारियां हैं कि अमेरिका ने चीन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, यूके के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। बारी अब भारत की है, जिसके बारे में इनके यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन, व्हाइट हाउस की जो स्पोक पर्सन है, उनका बयान भी आया है कि इंडिया और यूएस जल्दी ही ट्रेड डील करने वाले हैं। मतलब कि हम लोग बिल्कुल रास्ते में ही हैं। ऐसे में चिंता बढ़ी हुई है देश के अंदर। किसानों की तरफ से भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि साहब आप जो भी तैयारी कर रहे हो ध्यान ये रखिएगा कि फसलों के मामले में आप कोई एग्रीमेंट ना करके आ जाएं। खैर, इन सभी विषयों पर चलेंगे। फिलहाल के लिए हेडलाइंस यही बनी हुई हैं कि इंडिया और यूएस के बीच की जो ट्रेड डील है उसमें एग्रीकल्चर और डेयरी और जीएम क्रॉप्स, ये 3 ऐसे विषय बने हुए हैं जिनको भारत और अमेरिका के बीच में उलझता हुआ देखा जा रहा है आज के सेशन में। लेकिन हम जिस पर जो ज्यादा फोकस करने वाले हैं वो जीएम क्रॉप्स के ऊपर है। जीएम क्रॉप्स बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। ये क्या होती हैं, किस तरह बनाई जाती हैं, भारत में चलती हैं या नहीं चलती हैं, भारत नहीं चलाता तो कौन सी फसलें, मतलब भारत में नहीं चलती तो फिर कौन सी फसलें नहीं चलती हैं, क्या कोई फसल भारत में चल रही है, क्या किस तरह से बनती है, सारी बातें आज के सेशन में थोड़ा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से चलते हुए आपको बताएंगे। बाकी आप में से अगर कोई साथी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मुझसे पढ़ना चाहता है तो मेरा कोर्स अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको पिन करके दिया हुआ है। जो कंटेंट यहां पर पढ़ाया गया है वो आपको लिखित में उपलब्ध कराया जा रहा है। एडवांस बुकिंग में फिलहाल के लिए चल ये रहा है कि ये पूरा कंटेंट नया अपडेट होकर आ चुका है, दोबारा से रीराइट होकर आ चुका है। ऐसे में अगर आप इसे मंगाते हैं तो इस बार हमने 2 नए फीचर्स ऐड किए हैं। नंबर 1, जो हिस्ट्री की किताब है उसमें आर्ट एंड कल्चर की किताब एक एक्सक्लूसिव बनकर आई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर बहुत सारा लेंथी पढ़ना पड़ता है, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कंसाइज किया है। दूसरा, इस कंटेंट के साथ हम साइंस की जो हमारी नई बुक आई है वो आपको इस बंडल में, यानी कि 5 सब्जेक्ट आपको एक बंडल में उपलब्ध हो रहे हैं, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। लिंक इसका भी कमेंट बॉक्स में है। 7 दिन की इसकी एडवांस बुकिंग चल रही है। तो साहब, कुल मिलाकर के आज के सेशन में जिन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली ट्रेड डील और उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। जिस तरह से खबरें इस समय चल रही हैं वो ये कि भारत और अमेरिका के बीच में एग्रीकल्चर, डेयरी 2 बड़ी ऐसी लाइनें हैं जिन पर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पाया तो अमेरिका भारत पर 25% से अधिक, टेक्निकली 26%, क्योंकि शुरुआत में इसने रेसिप्रोकल टैक्स हमारे ऊपर 26% ही लादने की बात की थी, तो हो सकता है हम इन 2 बिंदुओं पर अगर सहमत नहीं होते हैं तो अमेरिका भारतीय एक्सपोर्ट पर 26% का टैरिफ लाद दे। ऐसे में फिलहाल डेयरी और जीएम क्रॉप्स चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अमेरिका चाहता है हमसे कि हम उनके यहां पर बनी हुई जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारतीय बाजार में आने दें। कौन सी फसलें? विशेष रूप से मक्का और सोयाबीन, जो 2 फसलें हैं, 3 फसलें हैं असल में अमेरिका जिन्हें भर भर के एक्सपोर्ट करता है बिलियंस ऑफ डॉलर में। उनमें से एक मक्का है, एक सोयाबीन है और तीसरी कॉटन है। लेकिन भारत के केस में चूंकि भारत कॉटन का खुद ही दुनिया का टॉप 2 में यानी सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ऐसे में मक्का और सोयाबीन के मामले में यह चाहता है कि भारत मक्का और सोयाबीन इनसे खरीदे। अब आप पूछेंगे मक्का और सोयाबीन क्यों खरीदें हम इनसे, क्या हमारे यहां पैदा नहीं होता? क्या होता है, लेकिन अमेरिका कहता है कि हमारा सोयाबीन सस्ता है, मक्का सस्ती है, आप हमसे खरीदिए। आप टैरिफ हटा दीजिए तो हम आपको जल्दी से बहुत सारा मक्का और सोयाबीन भेज देंगे, क्योंकि आप टैरिफ में राहत देंगे तो हम आपके तो। लेकिन भारत केवल टैरिफ से परेशान नहीं है, भारत परेशान है इनके मक्का और सोयाबीन के असली रूप से। इनका जो मक्का और सोयाबीन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी कि उनकी जो फसलें हैं ना उनके अंदर जीन के साथ गड़बड़ हो रखी है।
जैसे मक्का और सोयाबीन दुनिया के अंदर होती हैं वैसी नहीं है इनके यहां पर। तो इनके यहां पर क्या है, इनके यहां पर उसके जीन में परिवर्तन किया हुआ है। अब चूंकि मक्का और सोयाबीन दोनों ही खाद्य फसलें हैं, ऐसे में जो भी इसे कंज्यूम करेगा तो इस बात पर कैसे मान लिया जाए, यकीन कर लिया जाए कि वो फसलें शरीर में असर नहीं डालेंगी। यही कारण है कि भारत में इसको लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। तो चलिए फिलहाल हम आपके सामने इस जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल है इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो भी फसलें हैं, आप और हम या फिर पेड़ पौधे, ये सब जीवित जगत के पात्र हैं। ऐसे में सभी के अंदर सेल्स हैं। सेल्स हैं तो सेल्स के अंदर उनका न्यूक्लिक मटेरियल है, यानी कि उनके अंदर का वो भाग जिससे कि ये प्रूव होता है कि ये पौधा सोयाबीन बनेगा या मक्का बनेगा, कि ये सरसों बनेगा, ये आदमी बनेगा, ये औरत बनेगा, ये जानवर बनेगा। सबके लिए कुछ ना कुछ जीनोम डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। जीन से डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति का फिनोटाइप क्या होगा, यानी जीनोटाइप डिसाइड करता है कि व्यक्ति भविष्य में दिखेगा कैसे। ठीक है, बचपन से आप और हम ये जानकारी लेते आए हैं कि कुछ इस तरह का डीएनए जैसी संरचना होती है जीन्स के साथ, डीएनए जैसी संरचना होती है न्यूक्लिक मटेरियल्स में। ऐसे में जो हमारे जीन्स हैं वो मेड अप ऑफ डीएनएज जो हैं, उनके अंदर अगर कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका फिनोटाइप कुछ और निकल कर आता है। आसान करते हैं इस बात को। मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन चिपके हुए हैं। हर जीन किसी एक विशेष प्रकार के कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है। अगर एक जीन है कि इसकी वजह से आंखों का रंग नीला होगा, तो इस जीन का असर, ये जो क्रोमोसोम के ऊपर डला हुआ जीन है, इसका असर बच्चा जब बड़ा होगा तो दिखाई देगा कि उसकी आंखें नीली हैं, क्योंकि इस जीन का असर है ये। तो जीन से जो फीचर निकल कर आया, जीनोटाइप से फिनोटाइप जो निकल कर आया, वो देखने वाली बात होती है। अब कई बार आपके दिमाग में ये दिमाग दौड़ने लगे कि जब आपको ये पता है कि इस जीन की वजह से रंग ऐसा होता है, तो क्यों ना किसी व्यक्ति में इस जीन को निकाल कर डाल दिया जाए। दिमाग लगाइए, फिर से मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम ये है और एक दूसरा क्रोमोसोम ये है। आपको पता है कि इस आंख वाले व्यक्ति के जीन को निकालकर इस बच्चे के आंख में डाल दिया जाए। अब डायरेक्ट आंख में तो नीला रंग लाओगे नहीं, तो पैदा होने से पहले ही आप उसके जीन में परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो जीन में अगर यह परिवर्तन हो जाए तो इसे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहा जाता है। मॉडिफाई करना। और आसान करते हैं, जैसे कई बार आपने लोगों को बाइक, मोटरसाइकिल, कार बाजार में लेकर घूमते देखा होगा। उनके अक्सर वो पहिए बदल देते हैं। बाजार से जो पहिए उसमें आए थे, उन पहियों को हटाकर बड़े बड़े पहिए लगा दिए, सीटें बदल दी, अपने चारों तरफ का जो एम्बियंस है वो बदल दिया, बाहर से लुक एंड फील चेंज कर दिया। तो मॉडिफिकेशन जो है वो उसके अंदर दिखने लगता है। तो असल मायने में अगर जीन के अंदर ही मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो भविष्य में जो निकल कर आएगा वो मॉडिफाइड होगा। तो जीन में हुआ ये परिवर्तन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहलाता है। अक्सर फसलों में ये सुरक्षित माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि फसलें कुछ बोलती नहीं है। इंसान तो पता चले कि किसी के कुछ और लगा हुआ आ गया, है ना। तो फसलों में परिवर्तन करते करते वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी कर दी कि पता चल रहा है कि फसल आलू की है, लेकिन आलू चूंकि जमीन में होता है तो ऊपर बोले साहब इसमें बैंगन पैदा हो जाएगा, कि ऊपर चलिए साहब इसमें टमाटर पैदा हो जाएगा। जीन डाल दिया कि साहब ये टमाटर बनाएगा। एक पौधे से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से ये चीजें बनती हुई आई हैं। ठीक है साहब। अब इसका एक आपको जीवंत उदाहरण बताते हैं। देश में, हमारे देश की बात करते हैं। हमारे देश के अंदर जो कपास है ना, कॉटन, कॉटन का जो पौधा है उसको बड़ी दिक्कत हुआ करती थी बॉल वर्म से। एक कीड़ा था जो कॉटन के पत्तों पर लग जाता था। कॉटन की जो बॉल्स आती हैं, यानी कि कॉटन कपास का जो पौधा होता है वो जब अपने फूल को बना रहा होता है जिससे कॉटन निकालते हैं आप, उसमें लगने वाला एक बॉल वर्म आता था, वो उस कॉटन के बॉल को ही खराब कर दिया करता था। कॉटन बॉल से निकल के आती है, यानी कि छोटी छोटी जो गांठें होती है उनसे निकल कर आती हैं। उसको खत्म करने वाला एक बॉल वर्म हुआ करता था। उसको मिटाने के लिए, बॉल वर्म को हटाने के लिए खूब सारा पेस्टिसाइड डालना पड़ता था, कीटनाशक डालना पड़ता था। कीटनाशक का खर्चा अपने आप में बड़ा होता था, क्योंकि फसल जब बड़ी हो रही होती है तो उसको काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले तो यही कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए आप उसको फर्टिलाइज कर रहे होते हैं। जब वो बड़ी हो रही होती है तो पता चलता है कि उसको किसी इंसेक्ट ने खा लिया या कुछ हो गया, तो इसके लिए आपको पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक डालने होते हैं। तो फसलों के लिए दो ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ये बहुत जरूरी हिस्से होते चले गए। कॉटन की फसल में फर्टिलाइजर्स के साथ साथ जब पेस्टिसाइड डाल रहे थे तो फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक एक चीज पता चलती है और वो ये कि जो ये बॉलवर्म है ना,
इसको बैसिलस थोरियनजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है वो खा जाता है। अगर बीटी का यानी कि बैसिलस थोरियनजेनेसिस नाम से जो बैक्टीरिया है, अगर वो इस बॉल वर्म के लग जाए, इस कीड़े के लग जाए, तो वो कीड़े को मार देता है। वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, उन्होंने बैसिलस थोरियनजेनेसिस नाम का जो ये बैक्टीरिया है, ये कॉटन के बीज में ही रोप दिया। आप कह रहे हैं रोप दिया से मतलब क्या है? मान लो जीन गन से उसके अंदर जीन डाल दिया। जीन डाल दिया, इससे हुआ ये कि जो फसल बड़ी होकर आई, उस फसल के अंदर ऑलरेडी बैसिलस थोरियनजेनेसिस का जीन था। उससे क्या हुआ, जो बैक्टीरिया के अंदर जो सबसे बड़ा फीचर था, अब वो उस पौधे का फीचर बन गया। जैसे ही वो बॉलवर्म उस पौधे को खाने आया, उसको टेस्ट किसका आया? बीटी का आया, बैसिलस थोरियनजेनेसिस का आया। उस जीन के टेस्ट से वो बॉलवर्म उसके ऊपर काम ही नहीं किया और वो वहां से फरार हो गया और फसल कुल मिलाकर बच गई। तो मतलब ऐसे समझिए कि आपने जो बॉलवर्म था उसका एक ट्रीटमेंट था, वो ट्रीटमेंट फसल को ही दे दिया और फसल खुद से एक सिक्योर फसल बनकर आ गई। ये ऐसे हो गया जैसे आप और हम कोरोना काल में खुद के अंदर वैक्सीनेशन इसलिए करवा लिए कि अब अगर कोरोना का हमारे ऊपर वायरस आएगा तो हमारे वैक्सीन के अंदर जो बनी हुई खासियत है, चाहे वो एंटीबॉडी के रूप में काम करने वाली है, वो उस वायरस को खत्म कर देगी, हमारे शरीर पर वायरस काम नहीं कर पाएगा। यही था पूरा सिस्टम। यही जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के केस में भी हुआ। हमने हमारे देश में इस तरह से कॉटन बनाई, इसे बीटी कॉटन नाम दिया गया। बीटी का मतलब बैसिलस थोरियनजेनेसिस, कॉटन जो बनकर आया। तरीका क्या था? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में क्या किया? हमने जीन इंसर्ट कर दिया जिससे ये चीज बनकर आई। ठीक है, अच्छा, फायदा हुआ क्या कुछ? बिल्कुल हुआ। इसका फायदा यह हुआ कि हमारे देश के अंदर कॉटन का उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ गया क्योंकि खराब नहीं हो रही फसलें, कॉटन का उत्पादन बढ़ा, बड़े क्षेत्र में कॉटन होने लगी। आज जानकर आप आश्चर्य करेंगे कि देश में जितनी भी कॉटन पैदा हो रही है वो 96% जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मतलब हमारे देश के अंदर 96% कॉटन का बीज ही अब वही वाला लिया जाता है। चलो साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर टेक्नोलॉजी से आपका पेस्टिसाइड का खर्चा बच गया और आपने उस जीव को मार भगाया जिससे आपकी फसल को नुकसान हो रहा था, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब ये बात तो अच्छी हो गई, इसको सुनने के बाद आपको फायदा ही फायदा फील होने लगा। फिर किसानों को दिक्कत क्या है? किसान ही तो है जो 96% तक अब इसी को पैदा कर रहे हैं। हम अब दिक्कत कहां पर पाते हैं? अमेरिका चाहता है कि उसके यहां पर पैदा हुआ सोयाबीन और मक्का जो उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से पैदा किया है, उसे भारत का बाजार कंज्यूम करे। क्यों साहब, हमारे खेतों में पैदा नहीं होती क्या मक्का और सोयाबीन? नहीं होती। बोले सर होती है हमारे गांवों में। तो जनाब, बात यह है कि आपके यहां जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें पैदा नहीं होती। यही कारण है कि आपको सोयाबीन और मक्का इंपोर्ट करनी पड़ जाती है अगर पशुओं को खिलानी पड़ जाए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, हम उनके यहां की मक्का और सोयाबीन लेने में डर क्यों रहे हैं अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है? तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो भारत की सबसे बड़ी चिंता है। चिंता यह है कि आपने अभी तक कॉटन के अंदर जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किए, चूंकि उसे कंज्यूम नहीं किया जा रहा है मानव शरीर के द्वारा, तो उसके अंदर हुआ परिवर्तन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन पारिस्थितिकी इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहा है। हो सकता है वो जो बॉलवर्म थी, वो बॉलवर्म उस पौधे के लिए नुकसानदायक थी, लेकिन हो सकता है उसका कोई और यूज होता। आपने इकोसिस्टम से एक जीव को गायब ही कर दिया कि तुम बेटा जीवित रहने का अधिकार नहीं रखते। खैर, अगर आपने खाद्य फसलों में, खाद्य फसल बोले तो सोयाबीन है या फिर सोयाबीन के साथ साथ जो हमने मक्का बताई, अगर इनको पैदा करने में अगर जीन का परिवर्तन हो रखा है, भाई जैसे अगर अमेरिका ने, अच्छा मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा जीन में परिवर्तन करके फसल पैदा करने वाला देश अमेरिका है। उसके बाद सेकंड नंबर पर ब्राजील आता है, फिर अर्जेंटीना आता है, कनाडा आता है। ऐसे में अमेरिका क्या करता है कि उसके यहां की जो मेजर फसलें हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। अपनी फसलों को उसने उन्नत बनाने के लिए कि इसमें पेस्टिसाइड का लफड़ा ही नहीं है, जीन बदल दो फसल सुरक्षित रह जाएगी, उससे उत्पादकता बढ़ना तय है। तो पेस्टिसाइड का यूज खत्म हुआ और फसलों की उत्पादकता बढ़ गई। ऐसे में जो उत्पादित हुई फसल है, जैसे मक्का के बारे में मैं बताऊं तो मक्का असल मायने में जो पोल्ट्री फार्म में, मुर्गी पालन में, सुअर पालन में जो लोग काम करते हैं, वो मक्का को इनको खिलाने में यूज लेते हैं कि साहब मक्का खिला करके दाने के रूप में, आहार के रूप में यूज कर लेंगे।
अमेरिका उसी चीज को भारत को बेचना चाहता है कि साहब ये मक्का मुझसे ले लो, अपने यहां की पोल्ट्री फार्म्स में, पिग फार्म्स में, इनमें यूज करो और बढ़िया से अपने यहां का एक्सपोर्ट बढ़ाओ। भारत का कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि वो मक्का इंसान के द्वारा यूज की जाएगी। आज मान लीजिए पशुओं के द्वारा यूज की जा रही है, लेकिन वो अल्टीमेटली खाद्य इंसान का ही है। वो जीन जो है ना, परिवर्तित हुआ जीन, वो इंसान के शरीर में एंट्री करेगा। जब वो इंसान के शरीर में एंट्री करेगा तो उसका इंसानी शरीर पर क्या असर होगा, अभी तक इस बात का अध्ययन नहीं हुआ है। पर्यावरणीय रूप से विकसित हुए पौधे जो ऑटोमेटिक खुद से डेवलप होते हैं, वो मानव सभ्यता के विकास के साथ विकसित हुए हैं। विज्ञान ने जो परिवर्तन किया, वो परिवर्तन सही भी है या नहीं, इसे लेकर बड़ी बहस है। बहस ये कि जीन तो आपने बदल दिया, बदलने से शरीर पर क्या असर पड़ेगा ये कौन बताएगा, इस पर रिसर्च कौन करेगा? ये एक भारत का बड़ा कंसर्न है। तो भारत ने जब बीटी कॉटन चालू कर ली तो सर बाकी चीजों के लिए भी बात करनी चाहिए थी। क्या भारत के अंदर इसके लिए कोई कमेटी नहीं है क्या? बिल्कुल है। भारत में इस बात के लिए ही एक कमेटी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जीईएसी बनी हुई है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि वो फसलों के अंदर कितने परिवर्तन मान्य हैं, पर्यावरण पर उसका क्या असर है। बाकायदा ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अधीन ही चलती है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अधीन ही चलती है, ताकि फसलों को अप्रूवल किस स्टैंड पर देना है यह तय किया जा सके। अच्छा, तो हमारा डर क्या है? खाद्य फसलों में साहब हम जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से डरते हैं। कारण, क्योंकि अमेरिका में 1 लाख लोगों में 350 लोगों को कैंसर है, भारत में 1 लाख लोगों में 100 लोगों को कैंसर है। पेस्टिसाइड का असर हमने कैंसर में देख लिया है। अगर जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की चीजें आई तो अमेरिका, जिसकी खाद्य भारत से अलग है, उनकी तरह से कहीं भारतीय लोगों को कैंसर का शिकार ना होना पड़ जाए। दूसरा बड़ा बात क्या है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये कि इन लोगों ने जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन वाली फसलें बनाई, असल में ये कंपनियों ने काम किया बीज बनाने का। इन कंपनियों ने बड़ी चालाकी चली। क्या करा? इन बीजों में, जैसे आज मान लीजिए कि मेरे खेत में सरसों पैदा होती है, तो सरसों का जो बीज निकल कर आया, सरसों का दाना ही अगली बार भी अगर मैं खेत में बो देता हूं तो वो फिर से फसल के रूप में खड़ा होकर आ जाता है। चूंकि इन जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का निर्माण कंपनियों द्वारा किया गया है, कंपनियां क्या करती हैं? बीज बनाकर देती हैं कि लीजिए साहब, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, अब इस बीज को आप बो दीजिए। आप बोने गए, फसल बड़ी हुई, फिर से बीज निकल कर आया। अब वो जो बीज निकल कर आया है ना, उस बीज को आप बो नहीं सकते, सीड के रूप में काम में नहीं ले सकते। आप क्यों नहीं ले सकते? इन्होंने इस तरह की उसके अंदर एक जीन और डाली हुई है जो टर्मिनेटर जीन है। टर्मिनेटर जीन का मतलब है कि वो जो जीन है वो एक बार फसल पैदा करने के बाद दोबारा फसल पैदा नहीं करेगा। मतलब उसकी जो पीढ़ी है ना, वो खत्म हो गई। अब आपको फिर से दुकान पर आकर के बीज खरीदना पड़ेगा। आज सोचिए, भारत में बीटी कॉटन 96% उत्पादित होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड रूप में। अगर देश के अंदर खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी ऐसी ही जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें करने लग गई तो अल्टीमेटली किसान किसके हाथ का मोहताज हो गया? कंपनी के हाथ का। वो कंपनी, जैसे कि अमेरिका के अंदर तमाम प्रकार की अमेरिकी कंपनियां ही हैं, मेजर जो कंपनियां हैं, ऐसे में वो कंपनियां चाहती हैं कि बाजार का जो किसान है ना, वो भी हमारे ऊपर निर्भर हो जाए। जब किसान बीज हमसे लेगा, हर बार उसे हमसे लेना है, अगली बार हम चाहें तो बीज में कुछ भी डालकर दे दें, वही फसल पैदा होकर आएगी। आप सोचिए कि आपकी फसलें कैसे उत्पादित होंगी, वो लोग वहीं से कंट्रोल करके बैठ जाएंगे। उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ रहे हो। तीसरी जो भारत की चिंता है, अब आप वो भी जान लीजिए। भारत की सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल ये है, जैसे आप और हम, आजकल आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे हमारे घर में भी खेत है, तो हमारी प्राथमिकता होती है कि हम लोग अपने खेत में बिना किसी पेस्टिसाइड के और बिना किसी फर्टिलाइजर के, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज हो जाए, हम उस फसल को कंज्यूम करें, प्राथमिकता होती है। अधिकांश लोग आजकल इस बात से डरने लगे हैं कि फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स जो हैं, वो फसलों के अंदर नुकसान तो कर ही रहे हैं, इंसानी शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्राथमिक रूप से कम वो फसलें जिन्हें कम से कम ऑर्गेनिक खाद से पैदा किया गया हो, उसका कंजप्शन हो। लोग धीरे धीरे सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं चीजों को लेकर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोपियन यूनियन तो इस बात को लेकर इतनी संवेदनशील है कि अगर कोई देश जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें पैदा करता है, उसका माल ही इंपोर्ट नहीं करते वो लोग। वो ये कहते हैं कि नहीं, आपके जीन्स में गड़बड़ हो चुकी है, आप यूरोपियन लोगों को मार डालोगे। ऐसे में भारत की टेंशन ये है कि अगर आपने फूड में एक बार जीएम फसलें भारत भेज दी,
वो हमारे सर्कल का हिस्सा हो जाएंगी। हमारे यहां का एक्सपोर्ट जो यूरोप को होता है बिलियंस ऑफ डॉलर का, वो बाधित हो जाएगा। यूरोप ये कहकर हमें रोक देगा कि नहीं भाई साहब, अब हमारा आपका माल हमें नहीं चाहिए। तो हमारा एक्सपोर्ट तो बाधित हुआ ही हुआ। अमेरिका से आने वाला सोयाबीन और मक्का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिस पर हम टैरिफ हटा दे रहे हैं, वो भारत में आया तो हमारा प्रोडक्शन रुक ही गया। साथ ही साथ निर्भरता और विकसित हो गई। एक्सपोर्ट घटा, किसान की उत्पादकता घटी और हम निर्भर के निर्भर हो गए। तो एक तरीके से हमें यहां पर कोई भी फायदा दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो बातें मैंने बताई वो समझ में आई हो। देखो ये सारा कंटेंट है ना, ये मैंने लिखकर सारा दे दिया है। ये पूरा कंटेंट आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर भी पा जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगी, है ना। समझाने के लिहाज से मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं कि अमेरिका क्या करता है। अमेरिका में इतनी सारी फसलें हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से पैदा होती हैं। पैदा करने के 3 तरीके होते हैं, ट्रांसजेनिक, सिसजेनिक और सबजेनिक। प्लांट के अंदर जीन को इंसर्ट किया जाए जो कि किसी अदर स्पेसीज से आया हो तो ट्रांसजेनिक होता है। प्लांट में किसी जीन को इंसर्ट किया गया हो जो कि उसी से क्लोजली रिलेटेड हो तो उसे सिसजेनिक कहते हैं। और सबजेनिक, अगर आपने जेनेटिक मेकअप को परिवर्तित करके नया जीन बनाया है तो उसे सबजेनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से होती है और इसके माध्यम से उत्पादकता बढ़ती है। ये सब फायदे जो नुकसान है पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, ये सारा कंटेंट मैंने आपको दे दिया है। सबसे ज्यादा यूएसए पैदा करता है, फिर ब्राजील, फिर अर्जेंटीना, कनाडा, फिर इंडिया। आप कहेंगे इंडिया इतना ऊपर कैसे आ रहा है? क्योंकि कॉटन हम सबसे ज्यादा यहीं से पैदा कर रहे होते हैं, ठीक है। इंडिया दुनिया के अंदर 4th लार्जेस्ट एरिया रखता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉटन हमारी 96% यहीं से पैदा हो रही है। खैर, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें यूज करता है। अब सवाल है कि भारत में फसल कौन कौन सी ऐसी हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड अप्रूव हैं? तो आंसर समझ लीजिएगा, भारत में केवल और केवल कॉटन को परमिशन मिली है। हालांकि परमिशन के, और यह बकायदा सरकार का अभी तक का आदेश भी है, हालांकि हमारे देश में बैंगन, सरसों, इन सबको लेकर के भी कई बार परमिशन लेवल तक चीजें पहुंच गई। जेनेटिकल अप्रूवल, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी दैट इज जीईएसी ने ब्रिंजल को तो परमिशन भी दे दी थी, लेकिन जनता आड़े खड़ी हो गई कि नहीं सर, खाने में नहीं। मस्टर्ड के केस में भी है कि नहीं सर, खाने में नहीं। तो लोग इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हम खाद्य पदार्थों के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस को नहीं चाहेंगे। आप इनकी परमिशन दे देंगे, हम इनको नहीं चाहेंगे। क्यों? और मस्टर्ड के केस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। बोले इससे उत्पादकता कितनी बढ़ रही है? बोले 30%। बोले प्रूव ही नहीं है ये वाली बात कि इसकी वजह से उत्पादकता 30% बढ़ रही है, और टर्मिनेटर जीन अलग से डाल के आप दे रहे हो ताकि दूसरी फसल के लिए हमें आप पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे हमारी हेल्थ को, इकोलॉजी को, एनवायरमेंट को, सबको हमारे यहां पर नुकसान होगा। यही कारण है कि भारत में यह चीज अब तक परमिट नहीं हो पाई है। आज का आंसर यही है कि भारत में केवल बीटी कॉटन पैदा होती है। हालांकि नीति आयोग का एक लेटर बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसमें यह था, सरकार को सजेशन दिया गया था कि अब सोयाबीन और मक्का जो है, जो पशुओं को खिलाने के काम में आ सकती है, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से पैदा कर लो। लेकिन उसके खिलाफ लोग उग्र खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार यह जान ले कि हम जीएम फूड उपयोग में नहीं ले सकते। तो हमारे यहां भले ही इसका प्रयोग हो चुका हो जीएम मस्टर्ड का, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते। और कई जगह ऐसी जानकारियां भी आई कि कुछ लोगों ने पैदा करना शुरू कर दिया। सरकार उसके खिलाफ सख्ती से बाहर निकल करके आई। खैर, अमेरिका तो खाने की फसलों में भी खूब सारा जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कर रहा है और वो बढ़िया से उनको यूज करके आराम से अपने कैंसर की तरफ बढ़ भी रहा है। हालांकि तमाम प्रकार के प्रो एंड कॉन्स हैं। अमेरिका केवल यह मानता है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप पेस्टिसाइड का खर्चा बचा लेते हैं। तो क्या हमारे किसान ये सुनकर तैयार हो जाएंगे कि साहब पेस्टिसाइड का खर्चा बचे तो हम तो जीएम फसलें यूज कर लेंगे? ये देखना होगा, क्योंकि किसानों की चिंता जो दूसरी है वो ये कि एक बार आपने अमेरिका का टैरिफ घटा दिया खाद्य फसलों के ऊपर, और दूसरा वो एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब पे ऊपर, क्योंकि देश की लगभग 60% आबादी, देखिए लगभग 50% आबादी केवल कृषि पर आधारित है और बाकी 10% यानी 60% की जब हम बात करते हैं तो वो डेयरी पर आधारित है। तो ऐसे में भारत की 60% आबादी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज पर निर्भर है। ऐसे में अमेरिका के ऊपर से अगर हम टैरिफ हटाते हैं तो वो अपना डेयरी प्रोडक्ट और खाद्य पदार्थ भारत में भेजने लगेगा। अगर वो भारत में भेजने लगेगा तो भारत का जो किसान उत्पादन कर रहा है और भारत के किसान के द्वारा जो खाद्य फसलें उत्पादित करके किसान डेयरी का काम चलाया जा रहा है, वो सब बाधित हो जाएगा।
ऐसे में फार्मर्स की तरफ से आज के दिन ही आप ये खबर देख रहे हैं, फार्मर बॉडी प्लीड टू मोदी नॉट अलाउ जीएम क्रॉप्स यूएस डेयरी प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया। ये किसानों ने साफ साफ सरकार से कहा है कि आप कृपया करके इसे भारत में परमिशन मत दे दीजिएगा, अदरवाइज तो ऑब्वियस ही बात है किसान इसके खिलाफ उग्र होंगे और हो सकता है कि वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए। यूएस 3 फसलें, फिर से मैं याद दिला दूं, सोयाबीन, मक्का और कॉटन। कॉटन चूंकि हमारे पास पैदा होती है इसलिए सोयाबीन और मक्का, इन दो पर अमेरिका की नजर है कि भारत इनको यूज करे और बाकायदा तर्क देते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि इंडिया का जो डोमेस्टिक कॉर्न कंजप्शन है ना, मक्का का जो कंजप्शन है, वो बढ़कर के 34.7 मिलियन टन है और वो बढ़कर के 98 मिलियन टन हो जाएगा 2040 तक। मतलब कि भारत के अंदर 2050 तक 200 मैट्रिक टन जो है वो, सॉरी मिलियन टन जो है वो मक्का का कंजप्शन होने लगेगा। तो बोले इतना कंजप्शन इंडिया में होने लगेगा तो मक्का लाओगे कहां से? पैदा करने के लिए आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर जाना पड़ेगा। यही हाल ये सोयाबीन के बारे में भी बताते हैं कि सोयाबीन का 2022-23 में 6.2 मिलियन टन कंजप्शन था, जो कि बढ़ने वाला है और बढ़कर के वो आगे चला जाएगा। मतलब देश के अंदर आवश्यकता, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, आबादी 2050 तक यूं ही बढ़ती भी रहेगी, तो आबादी के लिए मक्का और सोयाबीन की जरूरत पड़ेगी और सोयाबीन और मक्का की जरूरत पड़ेगी तो आपको उसे मंगाना पड़ेगा। ऐसे में चाइना जो है, मतलब मंगाना पड़ेगा, और ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि हमको आवश्यकता भी है और हम मंगाना भी नहीं चाहते क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो हम इसे कैसे लेकर आगे बढ़ें। इसी बीच में चाइना का एक एंगल आता है और वो ये है कि चाइना जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें यूएस से इंपोर्ट कर रहा है और वो अपने यहां पर पोल्ट्री और जो चिकन है उनको खिला रहा है कि लो भाई इसको खाओ और बढ़िया से अंडे दो। लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया में इस बात पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये फसलें शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में भारत की अपनी चिंताएं हैं क्योंकि भारत किसानों के हितों के ध्यान के लिए अग्रसर रहना चाहता है। ठीक है साहब, तो अमेरिका को हमने अपनी तरफ से सारी बातें बता दी हैं और यही कारण है कि अभी रिसेंटली भारत की तरफ से भारत के वित्त मंत्री ने अपनी बात को रखते हुए यही कहा था कि हमारी दो बड़ी दिक्कतें हैं, एक तो क्रॉप और जीएम फसलें, क्योंकि एग्रीकल्चर के मामले में अमेरिका हमसे टैरिफ हटवाना चाहता है और जीएम क्रॉप्स को हमारे देश में परमिट करवाना चाहता है। इन फसलों को लेकर के अभी तक सहमति नहीं बनी है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि हमारी प्लानिंग में 9 जुलाई से पहले पहले भारत से बड़ी डील होने वाली है। देखना होगा कि भारत ने किस तरह से इन मुद्दों पर अपना स्टैंड रखा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। बाकी हमारे कोर्सेज अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी स्टोर में दिए हुए हैं, इसी यूट्यूब लिंक के नीचे आपको दिख जाएंगे, आप वहां से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।